नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मजेदार पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, निबंध, संस्मरण आदि के रोचक, हृदयस्पर्शी, मज़ेदार और अर्थपूर्ण अंश पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया पॉडकास्ट को रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। आप में से जो इस पॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं और नियमित सुनते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक आप मुझे मेरे ईमेल rahulggaud@gmail पर भेज सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए एक रूसी कहानी सिग्नल लेकर आया हूं। ये कहानी 19वीं शताब्दी के रूसी लेखक वसेवोलोद मिखाइलोविच गार्शिन ने 1887 में लिखी थी। मुझे ये कहानी 1980 में प्रगति प्रकाशन मॉस्को से प्रकाशित संकलन श्रेष्ठ रूसी बाल कथाएं में मिली। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद योगेंद्र नागपाल ने किया है। अगर आप 80 और 90 के दशक में यानी 80s और 90s में बड़े हो रहे थे तो मुझे यकीन है कि आपको आपके शहर में लगने वाली रूसी पुस्तकों की प्रदर्शनी याद होगी, जहां पर रूस में छपी बेहद आकर्षक और ऊंची गुणवत्ता हाई क्वालिटी की पुस्तकें इतने सस्ते दामों पर मिलती थी कि हर बच्चा थैला भरकर किताबें खरीद ही लेता था। यह संकलन श्रेष्ठ रूसी बाल कथाएं भी वहीं की देन है। मैं आपको यह भी बताऊं कि इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 27 में मैंने इसी संकलन से एक और हृदय को छू लेने वाली कहानी हिरनौटा सुनाई थी। आप उसे भी सुने। ये कहानी के लेखक गार्शिन 1855 में जन्मे थे। उस समय के रूस में वे शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और बच्चों के चरित्र निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे। सिर्फ 33 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ये कहानी सिग्नल यूं तो बालकों के लिए लिखी गई है, पर मुझे लगता है कि शाश्वत मानव मूल्यों से लबरेज कथाएं हर उम्र के पाठकों को छू जाती हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी सिग्नल। सेम्योन इवानोव रेलवे में लाइनमैन का काम करता था। उसकी चौकी से एक स्टेशन 9 मील दूर था और दूसरा कोई 7 मील। कोई 3 मील दूर पिछले साल एक बड़ी कताई मिल खुली थी। जंगल के पीछे से उसकी काली चिमनी दिखाई देती थी। आसपास लाइनमैनों की चौकियों के अलावा कोई घर नहीं था। सेम्योन इवानोव बीमार और टूटा हुआ आदमी था। 9 साल पहले वह लड़ाई में गया था। एक अफसर का अर्दली था वह, और उसके साथ पूरे अभियान में रहा था। वहां उसे भूखा भी रहना पड़ा था और कड़कड़ाती ठंड व चिलचिलाती धूप भी सहनी पड़ी थी। सर्दी गर्मी में वह 30-30, 40-40 मील चला था। गोलियों की बौछार में भी चलना पड़ा था, पर भगवान की दया से एक भी गोली उसे नहीं लगी थी। एक बार उनकी रेजिमेंट मोर्चे की अगली लाइन में रही थी। हफ्ते भर तक तुर्कों के साथ गोलियां चलती रही। इधर हमारी टुकड़ी थी और खड्ड के पार तुर्कों की। सुबह से शाम तक गोलियां चलती रहती थी। सेम्योन का अफसर भी उसी टुकड़ी में था। दिन में 3 बार रेजिमेंट के रसोई घर से सेम्योन उसके लिए खाना और गर्म समोवार ले जाया करता था। खुली जगह पर वह समोवार लेकर चलता। साए साए करती गोलियां बरसती, पत्थरों से टकराती। सेम्योन का डर के मारे बुरा हाल होता। वह रोता पर चलता जाता। अफसर लोग उससे बहुत खुश थे। उन्हें 24 घंटे गर्म चाय मिलती रहती थी। इस अभियान से वह सही सलामत लौटा, बस हाथ पैर टूटने लगे थे। तब से उसे बहुत दुख झेलना पड़ा था। घर लौटा तो बूढ़ा बाप मर गया। गले की बीमारी थी उसे। सेम्योन घरवाली के साथ अकेला रह गया। खेती बाड़ी उनकी ठीक नहीं चली। फूले हाथ पैरों से जमीन जोतना भी आसान नहीं था। अपने गांव में रहना उनके लिए नागवार हो गया और वे नई जगह सुख चैन ढूंढने निकल पड़े। सेम्योन अपनी बीवी के साथ खैरसोन भी गया, दोन के इलाके में भी, पर कहीं उसे सुख नहीं मिला। बीवी नौकरानी का काम करने लगी और सेम्योन पहले ही की तरह भटकता फिर रहा था। एक बार वह रेलगाड़ी में कहीं जा रहा था। एक स्टेशन पर क्या देखता है कि स्टेशन मास्टर जाना पहचाना लगता है। सेम्योन उसकी ओर ताक रहा था और स्टेशन मास्टर भी सेम्योन को गौर से देख रहा था। दोनों एक दूसरे को पहचान गए।
वह उनकी रेजिमेंट का ही अफसर था। अरे इवानोव है क्या? उसने पूछा। जी हुजूर, मैं ही हूं। तू यहां कैसे आ पहुंचा? सेम्योन ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। अब कहाँ जा रहा है? कुछ पता नहीं हुजूर। वाह रे भोंदू, कैसे पता नहीं? ठीक बात है हुजूर, कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं, कोई काम वाम ढूंढना चाहिए हुजूर। स्टेशन मास्टर ने उसकी ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा सुन, तू अभी स्टेशन पर ही ठहर जा। तू तो शादीशुदा है ना? बीवी कहाँ है? जी हुजूर, शादीशुदा हूँ। बीवी कुर्स्क में एक व्यापारी के घर नौकर है। अच्छा, तो बीवी को लिख दे कि यहाँ चली आए, मैं उसके लिए मुफ्त के टिकट का इंतज़ाम करा दूंगा। हमारे यहाँ एक चौकी खाली होने वाली है, मैं डिवीज़न मैनेजर से तेरी सिफारिश कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हुजूर, माई बाप, सैम्योन ने जवाब दिया। और वह स्टेशन पर रहने लगा। स्टेशन मास्टर के रसोई घर में कुछ काम कर देता था, लकड़ियाँ चीरता, आंगन की प्लेटफॉर्म की झाड़ू बुहारी कर देता। 2 हफ्ते बाद बीवी आ गई और सैम्योन हथ ट्रॉली में सामान लाद कर अपनी चौकी को चल दिया। चौकी नई ही थी, अंदर गर्म थी, लकड़ी की कोई कमी न थी। पहले वाले लाइनमैन ने पास ही सब्जी वब्जी के लिए कुछ क्यारियाँ बना रखी थी और रेल लाइन के इधर उधर कोई 2 बीघा जमीन भी थी। सैम्योन खुश हो गया, सोचने लगा कि कैसे अपनी खेती करने लगेगा, गाय घोड़ा खरीद लेगा। काम के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें उसे मिल गई। हरी झंडी, लाल झंडी, लालटेने, बिगुल, हथौड़ा, डिबरियाँ कसने की चाबी, सब्बल, बेलचा, झाड़, बोल्ट और कीले। साथ में 2 किताबें भी मिली, एक नियमों की और दूसरी टाइम टेबल की। शुरू शुरू में तो सैम्योन रातें नहीं सोता था, टाइम टेबल रटता रहता था। गाड़ी 2 घंटे बाद जाने वाली होती, पर वह पहले से ही अपने हिस्से का चक्कर लगा आता, चौकी के पास बेंच पर बैठ जाता और ध्यान से देखता सुनता रहता। पटरी तो नहीं हिल रही, गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आ रही। सारे नियम भी उसने ज़बानी रट लिए। पढ़ता तो वह मुश्किल से था, एक एक अक्षर जोड़कर, फिर भी सब रट लिए। गर्मियों के दिन थे, काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बर्फ़ हटाने की ज़रूरत नहीं थी और गाड़ियाँ भी उस लाइन पर कम ही चलती थी। सैम्योन दिन में 2 बार अपना पौन मील का चक्कर लगा आता। कहीं कहीं कोई ढिबरी कस देता, रोड़ी ठीक कर देता, पानी के पाइप देख लेता और अपनी खेती करने घर लौट आता। खेती में एक बड़ी अड़चन थी, जो भी करना हो फोरमैन से पूछो, वह डिवीज़न मैनेजर को लिखेगा। जब तक इजाज़त मिलती वह काम करने का वक्त ही निकल चुका होता। सैम्योन और उसकी बीवी इसके मारे ऊबने भी लगे। कोई 2 महीने बीत गए। सैम्योन अपने आसपास के लाइनमैनों से जान पहचान करने लगा। एक तो बिल्कुल बूढ़ा था, उसे बदलने की सोच रहे थे, मुश्किल से चौकी में से बाहर निकलता था। उसकी घरवाली ही उसकी जगह लाइन का चक्कर लगाती थी। दूसरा लाइनमैन जो स्टेशन की ओर वाली चौकी पर था, जवान ही था, दुबला पतला सा, नसें उभरी हुई। एक बार लाइन पर दोनों की मुलाकात हो गई। सैम्योन ने टोपी उतारी, झुककर सलाम किया, बोला, कहो भाई पड़ोसी, कैसे हो, मज़े में तो हो? पड़ोसी ने कनखियों से उसकी ओर देखा, नमस्ते, और मुड़कर वापस चल दिया। इसके बाद एक बार दोनों की बीवियों की मुलाकात हो गई। सैम्योन की अरीना ने पड़ोसिन को नमस्ते की, उसने कोई बात नहीं की और चली गई। एक दिन सैम्योन ने उसे देखा, बोला, क्या बात है बीवी, मर्द तेरा बात ही नहीं करता? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बातें क्या करें, हर किसी की अपनी जिंदगी है, जाओ तुम अपनी देखो। खैर, और 1 महीना बीतते न बीतते दोनों की जान पहचान हो गई। लाइन पर सैम्योन और वसीली मिलते, किनारे पर बैठ जाते, पाइप पीते और इधर उधर की बातें करते। वसीली तो ज़्यादातर चुप ही रहता। सैम्योन उसे अपने गांव की लड़ाई की बातें बताता रहता। एक दिन सैम्योन बताने लगा, उम्र तो मेरी खास कुछ नहीं, पर दुख बहुत देखे हैं मैंने, सुख नहीं मिला कहीं भी। आदमी की किस्मत में जो लिखा होता है बस वही मिलता है उसे। यही बातें हैं भाई मेरे। वसीली ने पाइप रेल पर ठोका और उठ खड़ा हुआ, बोला, हमारे पर किस्मत की मार नहीं, लोगों की मार है। इस दुनिया में आदमी से बढ़कर दुष्ट जानवर और कोई नहीं। भेड़िया भेड़िया को नहीं खाता, पर आदमी आदमी को जीते जी हड़प जाता है।
नहीं भाई मेरे, ये बात तो नहीं है, भेड़िया तो भेड़िए को खा जाता है। अरे वो तो मैंने बात में बात कह दी, पर फिर भी आदमी से कठोर कोई नहीं। अगर लोगों की दुष्टता और लालच न हो तो चैन से जिया जा सकता है, पर हर कोई इसी ताक में रहता है कि कैसे तुझे काट ले, हड़प ले। सेम्योन सोच में पड़ गया, फिर बोला, पता नहीं भैया, हो सकता है ऐसा ही हो, पर ऐसा है भी तो सब भगवान की मर्जी है। वसीली बोला, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। हर अन्याय को भगवान की दुहाई देकर बैठे सहते रहो तो फिर आदमी आदमी नहीं, जानवर है। मैं तो यही कहूंगा। और वह मुड़कर चल दिया, नमस्ते भी नहीं की। सेम्योन भी उठ खड़ा हुआ, चिल्लाया, वसीली, अरे नाराज क्यों होता है भाई? पर उसने मुड़कर नहीं देखा और चलता गया। सेम्योन देर तक उसे जाता देखता रहा, जब तक कि मोड़ पर वसीली आंखों से ओझल नहीं हो गया। घर लौटकर बीवी से बोला, कैसा पड़ोसी है हमारा अरीना, आदमी नहीं ततैया है। पर खैर उनमें मनमुटाव नहीं हुआ। अगले दिन फिर मिले और पहले की तरह बातें करने लगे। फिर वही चर्चा छिड़ गई। अरे भैया, अगर लोगों का जुल्म ना होता तो हम यहां इन चौकियों में ना बैठे होते, वसीली बोला। चौकी भी क्या बुरी है, जिया जा सकता है। ओफो, जिया जा सकता है, जिया जा सकता है, बहुत जिए पर कुछ नहीं पाया, बहुत देखा पर कुछ नहीं जाना। गरीब आदमी चाहे चौकी में रहे या और कहीं, उसकी जिंदगी थोड़ा ही है। ये कमबख्त जीते जी खाते रहते हैं, सारा खून निचोड़ लेते हैं, और जब बूढ़े हो जाओगे तो फोक की तरह उठा फेंकेंगे सुअरों के खाने को। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? कोई खास नहीं भैया, बस 12 रूबल ही। मुझे 13.5 मिलते हैं। अब तुम यह बताओ कि क्यों? कायदे से सबको एक सी तनख्वाह मिलनी चाहिए, महीने में 15 रूबल और आग दिया बत्ती अलग से। किसने ये तय किया कि हमें 12 या 13.5 मिले? किसकी जेब में बाकी 3 या 1.5 रूबल जाते हैं? कौन इनसे अपना दोजक भरता है? तुम बताओ तो मुझे। और तुम कहते हो कि जिया जा सकता है। समझते क्यों नहीं? बात 1.5 या 3 रूबल की नहीं, चाहे पूरे 15 ही क्यों ना दें। अभी पिछले महीने मैं स्टेशन पे गया था, जनरल मैनेजर जा रहा था, देखा था मैंने उसे। ऐसे भाग खुले थे मेरे कि दर्शन हुए उनके। अपना अलग बोगी में साहब जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे निकले, ठाठ से खड़े हैं, तोंद पर सोने की जंजीरी लटक रही है, गाल लाल सुर्ख, खून पी पी कर लाल हो गया साला। ओह, अगर इन हाथों में ताकत हो। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा कहीं जिधर भी सिर उठेगा। कहाँ जाएगा भाई मेरे? रोटी को लात मारकर कोई रोटी ढूंढता है क्या? यहां पर तुझे घर भी मिला हुआ है, जाड़ों में घर गरमाने को लकड़ी है, और थोड़ी बहुत जमीन भी है। औरत तो तेरी मेहनती है। क्या जमीन है? तुम आकर देखो तो मेरी जमीन, एक ठूंठ तक नहीं उगता। वसंत में मैंने बंद गोभी उगाने की सोची थी तो फोरमैन आ निकला, चिल्लाने लगा, ये क्या करते हो, रपट क्यों नहीं दी, बिना इजाजत के क्यों बोई, उखाड़ो अभी, इसका नामो निशान न रहे यहां पे। पिए हुआ था साला। और कोई मौका होता तो कुछ भी ना कहता, पर उस दिन भूत सवार था उस पर। 3 रूबल जुर्माना। वसीली चुप हो गया, पाइप के 2 कश खींचे, फिर धीरे से बोला, बस थोड़ी देर की और कसर थी, साले का काम तमाम कर दिया होता। अरे भैया, बड़ा क्रोधी है तू। क्रोधी रोधी कुछ नहीं, मैं सच बात करता हूं, सब समझता हूं अच्छी तरह। खैर, मैं भी उस लाल थूथरे को मजा चखा के रहूंगा, डिवीजन मैनेजर से शिकायत करूंगा, देख लेना। और सचमुच ही उसने शिकायत की। एक बार डिवीजन मैनेजर रास्ते की जांच पड़ताल करने आया। उसके 3 दिन बाद पीटर्सबर्ग से कुछ बड़े साहब इंस्पेक्शन करने आने वाले थे। सो उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक करना था। रोड़ी वोड़ी डाल दी, सब बराबर कर दिया, स्लीपर सारे देखे, कीले ठोक ठाक दिए, डिबरियां कस दी, खंभों पर रंग कर दिया, क्रॉसिंगों पर पीली रेत डालने का हुक्म हुआ। पड़ोसिन लाइनमैन ने अपने बूढ़े को भी बाहर निकाल दिया घास नोचने को। सेम्योन सारा हफ्ता डट कर काम करता रहा, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। अपने कफ्तान की भी मरम्मत कर ली, धो धा लिया, और तांबे के बिल्ले को भी ईंट से रगड़ रगड़ कर चमका लिया। वसीली भी काम में जुटा था। डिवीजन मैनेजर ट्रॉली पे आया। 4 मजदूर हैंडल घुमाते थे, गियर सर सर करते घंटे भर में ट्रॉली 15 मील पार कर लेती। सेम्योन ने सावधान खड़े होकर सिपाही की तरह से रपट दी। सब कुछ ठीक ठाक निकला।
कब से है तू यहाँ? मैनेजर ने पूछा। 2 मई से हुजूर। अच्छा, शुक्रिया तेरा। 164 नंबर में कौन है? फोरमैन भी उसके साथ ट्रॉली में जा रहा था। बोला, वसीली स्पिरिदव। स्पिरिदव स्पिरिदव, ये वही है ना जिसके बारे में तुमने पिछले साल कुछ कहा था? जी साहब, वही है। अच्छा, देखते हैं इस वसीली स्पिरिदव को भी। चलो। मजदूर हैंडल घुमाने लगे, ट्रॉली चल पड़ी। सेम्योन उन्हें जाते देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, जरूर कोई तमाशा होगा वहां। 2 घंटे बाद वह लाइन का चक्कर लगाने निकला। देखता क्या है कि पटरी पे कोई चले आ रहा है, सिर पर सफेद सा कुछ नजर आ रहा है। सेम्योन ध्यान से देखने लगा। वसीली था, हाथ में छड़ी पकड़े हुए, कंधे पर छोटी सी गठरी, गाल पर रूमाल बंधा हुआ। कहाँ चल दिया वसीली? सेम्योन चिल्लाया। वसीली बिल्कुल पास आ गया। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, चूने जैसे सफेद, आंखें फटी फटी। बोला तो आवाज कांपने लगी। शहर जा रहा हूं, मॉस्को, बड़े दफ्तर। बड़े दफ्तर? अच्छा, तो शिकायत करने जा रहा है? अरे रहने दे भैया, भूल जाइए सब। नहीं भैया, नहीं भूलूंगा, भूलने का वक्त नहीं रहा अब। देख रहे हो कैसे मुंह पे मारा है, खूनो खून कर दिया। जब तक जिंदा हूं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इन खून चूसने वालों को सबक सिखाना चाहिए। सेम्योन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दे वसीली, मैं ठीक कह रहा हूं, कुछ बनने का तो है नहीं। बने बनाएगा क्या? मुझे खुद ही पता है कि कुछ नहीं होना हुआ ना। सच्ची कह रहे थे तुम, जो किस्मत में लिखा है। मेरा तो कुछ बनेगा नहीं, पर न्याय के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। अरे तुम यह तो बताओ कि यह सब हुआ कैसे? होना क्या था? सब कुछ देख लिया उसने। ट्रॉली से उतरा, चौकी में झांक कर देखा। मैं जानता था सख्ती से देखेंगे। सब ठीक ठाक कर रखा था। वह तो चलने ही वाला था, तभी मैं शिकायत लेकर बढ़ा। वह बरस पड़ा। हरामजादे, यहां तो सरकारी इंस्पेक्शन होने वाला है और तुझे शिकायत करने की पड़ी है? यहां तो बड़े बड़े साहब आने वाले हैं और तुझे अपनी बंदगोभी की फिक्र है? मुझसे रहा न गया, मुंह से बात निकल गई। कोई खास नहीं, पर उसे बुरी लगी, कस के हाथ दे मारा। उफ, कमबख्त, हमारा धीरज यहीं पर उसे देता, पर मैं बुत बना खड़ा रहा, मानो ऐसे ही होना चाहिए। वे चले गए, तब होश आया। मुंह धोकर चल दिया। तो चौकी का क्या होगा? बीवी तो है, संभाल लेगी। भाड़ में जाए ये सब और इनकी रेल। वसीली उठा, चलने को हुआ। अच्छा तो सेम्योन भैया, पता नहीं कहीं न्याय मिलेगा कि नहीं। पैदल जाएगा क्या? स्टेशन पर मालगाड़ी में बैठ जाऊंगा, कल मॉस्को पहुंच जाऊंगा। पड़ोसियों ने हाथ मिलाया। वसीली चला गया और कई दिनों तक उसकी कोई खबर न मिली। उसकी बीवी उसका सारा काम करती थी, रात दिन नहीं सोती थी। मर्द की बाट जोहते जोहते सूख गई। तीसरे दिन इंस्पेक्शन की गाड़ी गुजरी, इंजन, माल डिब्बा और 2 फर्स्ट क्लास के डिब्बे। वसीली अभी तक नहीं लौटा था। चौथे दिन सेम्योन ने उसकी बीवी को देखा। चेहरा रो रो कर फूल गया था, आंखें लाल हो रही थी। लौट आया? उसने पूछा। वसीली की औरत ने हाथ झटक दिया, कुछ नहीं कहा और अपनी चौकी की ओर चली गई। सेम्योन ने अपने लड़कपन में बेंत की टहनियों से बांसुरी बनानी सीखी थी। टहनी को अंदर से गर्म सीख से खोखला कर लेता, फिर उसमें जहां छेद करने होते छेद कर लेता, एक सिरे पर डाट लगा देता और ऐसी बढ़िया बांसुरी बना देता कि जो चाहे बजाओ। खाली समय में वसीली बहुत सी बांसुरियां बना लेता था और अपने एक जान पहचान के मालगाड़ी के गार्ड के साथ शहर भेज देता था। वहां बाजार में वे 2-2 कॉपेक की बिक जाती थी। इंस्पेक्शन के बाद तीसरे दिन शाम को उसने घरवाली को 6 बजे की गाड़ी को झंडी दिखाने को कहा और खुद चाकू लेकर जंगल को चल दिया टहनियां काटने। वह अपने टुकड़े के आखिर तक पहुंचा। उस जगह रेल लाइन में तेज घुमाव था। वहां से नीचे उतरकर वह जंगल जंगल चल दिया। कोई 1.5 फरलांग दूर एक दलदल था और उसके पास बांसुरियों के लिए बहुत अच्छी झाड़ियां उगती थी। उसने ढेर सारी टहनियां तोड़कर गट्ठर बांधा और घर को चल दिया। वह जंगल जंगल जा रहा था। सूरज क्षितिज की ओर झुक रहा था। जंगल में सन्नाटा था, बस चिड़ियों के चहकने और पैरों तले सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। सेम्योन काफी दूर आ गया था। अब रेल लाइन आने ही वाली थी।
सहसा उसे लगा कि और कोई आवाज भी आ रही है, मानो कहीं लोहे से लोहा टकरा रहा हो। सेम्योन तेज तेज चलने लगा। उन दिनों उनके हिस्से में पटरी की कोई मरम्मत वरम्मत तो होने वाली नहीं थी। क्या है ये सब, मन ही मन में सोच रहा था। जंगल के बाहर पहुंचा, सामने रेल लाइन का पुष्टा था, ऊपर एक आदमी उकड़ू बैठा कुछ कर रहा था। सेम्योन चुपके चुपके उसकी ओर चढ़ने लगा। सोचा कोई डिबरियां चुराने आया है, पर देखता क्या है कि वह आदमी भी खड़ा हो गया। उसके हाथों में सब्बल था। उसने सब्बल पटरी तले अटकाया और झटके से पटरी एक और खिसका दी। सेम्योन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। देखा ऊपर वसीली था। दौड़ने लगा, पर वसीली सब्बल और चाबी लेकर दूसरी ओर ढलान पर लुढ़क गया। वसीली, अरे भैया रे, लौट आ रे, लौट आ, दे दे मुझे सब्बल, आजा रेल जोड़ दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लौट आ। अरे क्यों अपने सिर ऐसा पाप लेता है। वसीली नहीं मुड़ा, जंगल में चला गया। सेम्योन उखड़ी पटरी पर खड़ा था। टहनियों का गट्ठर उसके हाथों से गिर गया। गाड़ी आने वाली थी, वह भी मालगाड़ी नहीं, सवारी गाड़ी। उसे रोका भी नहीं जा सकता। झंडी नहीं है, पटरी ठीक की नहीं जा सकती। खाली हाथों कीले तो ठुकेंगे नहीं। दौड़कर चौकी पर जाना चाहिए जल्दी से। हे भगवान मदद करो। सेम्योन अपनी चौकी की ओर दौड़ा। सांस फूल गई। बस अभी गिरा के गिरा, जंगल पार किया। चौकी मुश्किल से 200-250 गज दूर थी। तभी फैक्ट्री का भोंपू बजा। 6 बज गए। 6:02 पर गाड़ी गुजरेगी। हे भगवान, निर्दोष जानों को बचाओ। सेम्योन की आंखों के सामने यह नजारा घूम गया। इंजन का बायां पहिया उखड़ी पटरी से टकराएगा, इंजन कांप उठेगा, एक और को झुकेगा और स्लीपरों के चीथड़े करता चला जाएगा। और आगे तेज घुमाव है और ढलान भी, नीचे पूरे 25 गज तक। उधर तीसरे दर्जे में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी वे सब बैठे होंगे बेखबर। हे भगवान, मैं क्या करूं। नहीं, चौकी तक जाने और लौटने का वक्त नहीं रहा। सेम्योन उल्टे पांव वापस दौड़ चला, पहले से भी तेज। बदहवास सा दौड़ता जा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था कि क्या करेगा। उखड़ी पटरी पर गट्ठर पड़ा हुआ था। झुककर एक टहनी निकाल ली, खुद को भी पता नहीं किस लिए, और आगे दौड़ चला। उसे लगा गाड़ी आ रही है। दूर से सीटी सुनाई दी। पटरियां धीरे धीरे कांपने लगी थी। आगे दौड़ने की हिम्मत नहीं रही। उस भयानक जगह से 100 गज दूर रुक गया। तभी दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने टोपी उतारी, उसमें तह करके रखा सफेद सूती रुमाल निकाला, घुटनों तक ऊंचे बूट में से चाकू निकाला, छाती पर सलीब का निशान बनाया। हे भगवान, तेरा आसरा है। उसने बाएं बाजू में कोहनी से ऊपर चाकू घोंप दिया। खून की धार फूटी, गरम गरम खून। उसमें उसने रुमाल भिगोया, उसे खोला, टहनी पर बांधा और लाल झंडी ऊपर उठा ली। खड़ा खड़ा वह लाल झंडी हिला रहा था। गाड़ी दिखाई दे रही थी। इंजन ड्राइवर उसे नहीं देख रहा था। पास आ गया तो 100 गज में इतनी भारी गाड़ी रोक न पाएगा। उधर खून बहता ही जा रहा था। वह घाव को बगल से दबा रहा था, पर खून रुक नहीं रहा था। गहरा घाव हो गया था। सिर चकराने लगा। आंखों आगे तितरियां सी नाचने लगी। फिर बिल्कुल अंधेरा छा गया। कानों में जैसे घड़ियाल गूंज रहे हो। उसे न गाड़ी दिख रही थी, न उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। दिमाग में बस एक ही विचार घूम रहा था, खड़ा नहीं रह सकूंगा, गिर जाऊंगा, झंडी छूट जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से निकल जाएगी। हे भगवान, मदद करो, किसी को भेज दो। आंखों में घुप अंधेरा छा गया, मन में सन्नाटा, और झंडी उसके हाथ से निकल गई। पर खून से रंगी पताका जमीन पर नहीं गिरी। एक हाथ ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और ऊंचा उठा लिया। बढ़ती आ रही गाड़ी के सामने हिलाने लगा। इंजन ड्राइवर ने पताका देख ली, रेगुलेटर बंद किया, पीछे को भाप दी।
और गाड़ी रुक गई। डिब्बों में से लोग कूद कूद कर बाहर निकले। भीड़ लग गई। सबने देखा खून से लथपथ आदमी बेहोश पड़ा हुआ है और उसके पास एक दूसरा डंडी पर खून में भीगा कपड़ा पकड़े। वसीली ने नजर घुमाकर सबको देखा और सिर झुका लिया। मुझे पकड़ लो, मैंने पटरी उखाड़ी है। तो ये थी कहानी सिग्नल। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मैं कुछ और रोचक लेकर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।